हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज डेट है 18 जुलाई 2023 और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस से पहले हम दो तीन क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जिसका जो सॉल्यूशन है हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कौन सी साल में आया, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और बताएं कि जो यूपीआई है सबसे पहले किस कंट्री में लॉन्च किया गया था, इंडिया इंडिया द्वारा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या है कि जो क्रीमिया है हमारा, जो रशिया ने एनेक्स किया था 2014 में, उसको जाने वाला रशिया से ओनली ब्रिज जो कनेक्ट करता था क्रीमिया और रशिया को, वो अभी जो है यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक से तोड़ दिया है, एयर स्ट्राइक करके तोड़ दिया है। तो उसमें देखिए उसी जहाँ पे यूक्रेन है उसी एरिया के अराउंड आपका ब्लैक सी भी है और अजोव सी भी है। ठीक है, तो आप बताएंगे जो ब्लैक सी है और अजोव सी है उसको कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है जुडिशरी से रिलेटेड, हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने पिटीशन किया है ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस है क्या? ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है सेंटर ने लाया था और सेंटर ने बनाई थी नेशनल सिविल सर्वेंट अथॉरिटी। इस ऑर्डिनेंस को पास करके जो है सेंटर के पास जो है कंट्रोल हो गया था, एक चाहे कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया था सेंटर के पास ओवर सिविल सर्वेंट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो अभी जो है सॉलिसिटर जनरल ने ये बोला है, एक्सप्लेनेशन दी है कोर्ट में कि अभी जो है ये ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में एज अ बिल प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि इस डिसीजन को जो है ऑर्डिनेंस के डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास लिया जाए। ठीक है, तो इसी टसल के बीच में जो है पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट दिए 2018-19 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी जो बनी है वो बेसिकली इसकी कंपोजिशन है क्या। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 मेंबर बॉडी है ये। ठीक है, जिसके जो हेड होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के। ठीक है, और इसके अंदर 2 मेंबर और हैं। ठीक है, जो दूसरे मेंबर हैं वो भी सिविल सर्वेंट हैं। ठीक है, जो कि सेंटर अपॉइंट करता है उनको। ठीक है, और जो इस बॉडी का डिसीजन होता है नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, उसका डिसीजन जो होता है मेजोरिटी वोट के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखो रिसेंट न्यूज़ थी, नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी ने जो है वो ट्रांसफर किए आईएएस आईपीएस इन एंड आउट ऑफ दिल्ली। तो ठीक है, तो ये बेसिकली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उनके जो है सर्विसेज से रिलेटेड जो है रूल एंड रेगुलेशंस को देखती है। ठीक है, तो 2018 की जजमेंट की भी हमने बात की, तो उसमें क्या बोला था? ठीक है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो दिल्ली है, दिल्ली एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, जो पावर शेयरिंग की जो प्रिंसिपल है, वो अप्लाई होता है वहाँ पे। ठीक है, जो पावर शेयरिंग का प्रिंसिपल है वो दिल्ली में भी अप्लाई होता है, दिल्ली और सेंटर के बीच में। ठीक है, जैसे भी कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डिसीजन लेता है उसे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इन अकॉर्डेंस में ही लेना पड़ेगा। वो अपना कोई इंडिपेंडेंट तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर उसे डिसीजन लेने में कोई एम्बिग्यूटी है, कोई कन्फ्यूजन है, और या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में, तो वो मैटर जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और वो फाइनल डिसीजन लेगा। ठीक है, बट एक बात जानना ज़रूरी है, जो दिल्ली का जो स्टेटस है वो एक स्पेशल स्टेट है। ठीक है, तो आर्टिकल 239 जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी थ्रू 69th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 239 ए आर्टिकल आया था, और इस आर्टिकल में ये प्रोविजन किया गया कि जो नेशनल कैपिटल दिल्ली होगी वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी होगी। ठीक है, और वहाँ पे जो है स्टेट के तरह ही वो उसका लेजिस्लेचर होगा, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, गवर्नर की जगह। ठीक है, और इस लेजिस्लेटिव के पास ऑलमोस्ट सारी वो स्टेट के पास जो पावर होती है वही पावर होगी, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स, जैसे पुलिस था, लॉ एंड ऑर्डर था, और लैंड था। इस मैटर पे जो है सेंटर ने जो है दिल्ली को पावर नहीं दी। ठीक है, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे आपके कॉन्ग्रेंट लिस्ट के, ठीक है, स्टेट लिस्ट के, उन दोनों के ऊपर जो है दिल्ली लेजिस्लेट कर सकती है। बट इशू ये था कि उस पे सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, तो अब दोनों की जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो बार बार ये चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती रहती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता क्या है? ठीक है, देखिए आर्टिकल 145(3) प्रोवाइड करता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जज होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में वो 5 होने चाहिए। ठीक है, 5 से ऊपर या 5 या मोर देन 5 जो होते हैं, जहाँ जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्म करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बेंच एक स्पेशल ओकेजन्स पे ही फॉर्म होता है, या तो ये देखिए कभी क्वेश्चन आ जाए, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म होगा। जैसे कि अभी जो हमारा रिसेंट दिल्ली का जो इशू हुआ है, वहाँ पे भी कोर्ट ने ये बोला कि इट इज द केस ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, so there might be the constitution of constitutional bench, and the second case is the president seek supreme court opinion. ठीक है, अंडर आर्टिकल 143।
तो सॉलिसिटर जनरल ने भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी कि हम वेट करेंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का, अगर वो बिल लाती है इस रिगार्ड या नहीं लाती है। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल जो है, ये जो है सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, और एजी को असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में मेंशन है, लेकिन इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अभी नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि बेस्ड है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के डाटा के ऊपर, जिसमें 12 पैरामीटर लिए हुए हैं। देखिए, इसमें 12 पैरामीटर हैं। ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 10 इंडिकेटर हैं। ठीक है, तो 2 इंडिकेटर का फर्क है हमारे नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में और जो इंटरनेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है यूएन का। ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें हमारे जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ऐड की गई है। एक है बैंक अकाउंट और एक मैटरनल हेल्थ। ठीक है, मैटरनल हेल्थ जो है ये हेल्थ की कैटेगरी में किया गया है यहाँ पे ऐड। ठीक है, और जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड में अकाउंट किया है। तो टोटल 10+2 हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉवर्टी स्कोर देख लीजिए, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे टॉप 5 हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर जो हैं हमारे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 के अकॉर्डिंग जो थे बिहार में थे। ठीक है, और जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग भी सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है वो बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा की बात की हुई है कि इंडिया ने जो है डिक्लाइन रजिस्टर किया मल्टी डायमेंशनल पुअर्स के आंकड़ों में। ठीक है, 24.85% थे, जो कि 14.96% हो चुके हैं 2015 से 2019-20 तक। ठीक है, और अभी भी अभी देखिए ये बोल रहे हैं कि 13.5 करोड़ जो पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि रूरल एरिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो ज़्यादा जल्दी जो है डिक्लाइन हुई है एज कम्पेयर टू अर्बन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हमें उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में देखने को मिला हुआ है। तो ये कुछ इसमें में डाटा लिखा हुआ है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब एडिटोरियल की बात करते हैं। तो एडिटोरियल में यहाँ पे इंडिया यूएई के रिलेशंस की बात की गई है, और अभी रिसेंट जो बायलेटरल ट्रीटी हुई है यहाँ पे उसकी बात की गई है। देखिए, बायलेटरल ट्रीटी में यहाँ पे इन्होंने करेंसी के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे ये कॉमन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि जब जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें यूएस डॉलर्स में उसको ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन जो फॉरेन करेंसी होती है, ठीक है, बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है इशू क्रिएट कर देती है। ठीक है, लाइक श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जो फॉरेन करेंसी श्रीलंका का जो है, देखिए कोविड के बाद जो है काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो है वहाँ की जो है हुआ कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, वहाँ का जो टूरिज्म था वो वहाँ की बैकबोन था, लेकिन कोविड के टाइम पे वहाँ पे टूरिज्म बहुत कम हो चुका। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए फॉरेन रिमिटेंस नहीं है, उनकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिप्लीट हो गया, और साथ ही साथ में जो भी इम्पोर्ट का जो बिल है उनका बढ़ता गया। ठीक है, तो उनके पास जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, डॉलर्स नहीं है, तो वो कैसे उस चीज़ को फुलफिल करते। तो वहाँ पे देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आए। साथ ही साथ में जो यहाँ के जो नेशनल बैंक्स हैं इन्होंने एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को बनाने का जो है एक डिसीजन भी लिया है। इसमें क्या होगा, ये एक्सचेंज मार्केट होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसकी बेनिफिट की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, जो इंटरनेशनलाइजेशन रुपये की है वो बढ़ेगी। ठीक है, और यूएई से यूएई विल सर्व एज अ करेंसी एंट्री पॉट। ठीक है, तो इससे इंडियन बिजनेस जो है मिडल ईस्ट में ज़्यादा फ्लरिश करेगा। बेनिफिट क्या है इसका, देखिए अगर हमारा अपना सेटलमेंट सिस्टम होगा, ठीक है, तो हमें स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, स्विफ्ट जो सिस्टम है उसको कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। ये सिस्टम यूज़ होता है हमारा वर्ल्ड वाइड जो है रिमिटेंस, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस भेजने के लिए। तो जब हमारा खुद का जो है इंडिजिनियस रिमिटेंस सिस्टम होगा तो यहाँ पे कॉस्ट भी कम होगी, तो सेटलमेंट टाइम भी कम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में एक्सचेंज रेट का रिस्क भी कम हो जाएगा। तो ये इस एडिटोरियल में बात की गई है। नेक्स्ट एडिटोरियल का आर्टिकल है यूसीसी से रिलेटेड। ठीक है, यूसीसी में यहाँ पे देखिए राइटर जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो यूसीसी है इम्पोर्टेंट डिमांड है इंडिया की। वाई? बिकॉज सी ये यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारा करंट पर्सनल लॉ का जो सिनेरियो है वो काफ़ी अनजस्ट है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने बात की है कि जो हमारी पर्सनल लॉ थे वो सबसे पहले फ्रेम जो हुए थे वो ब्रिटिश के इरा में ही हुए थे। ठीक है, उन्होंने जो है जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनके रिकमेंडेशन के बेस्ड पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉ लेके आई थी। हिंदूज के लिए अलग लेके आई थी, मुस्लिम के लिए अलग लेके आई थी, क्रिश्चियन के लिए अलग लेके आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो कोडिफिकेशन करनी थी यूनिफॉर्मली वो कोडिफिकेशन की, तो लेकिन बट डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट कोड्स लेके आए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक और एंगल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये कह रहे हैं कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, एलजीबीटी क्यू जो कम्युनिटी है उसको भी काफ़ी निगलेक्ट किया है पर्सनल लॉ की। अगर देखें तो इनको भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो
इन्होंने कहा है कि जो अपने पर्सनल लॉ हैं, उनका जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी पैट्रियार्कल है, ठीक है? जहाँ पे मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इन्होंने बताया कि जैसे वुमेन्स हैं, उनको इनहेरिटेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस नहीं मिलती है, ठीक है? अगर हम और धर्म की भी बात करें, लाइक जैनिज़्म की बात करें, तो अगर वुमेन जो है अपने रिलीजन के बाहर अगर मैरिज करती है, तो उसे एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी जेंडर बायस है जो हमारा पर्सनल लॉज़ हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे जो जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उन्होंने इसमें इंटरवीन नहीं किया है। तो इन्होंने ये भी कहा है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने साबरीमाला केस में जो है, वाला टेम्पल में जो वुमेन को वो वर्शिप करने से रिस्ट्रिक्शन थी जहाँ पे, तो उसको भी रिमूव किया, ठीक है, साबरीमाला में, ठीक है? और देखिए 2018 में भी बात की गई यूसीसी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कि यूसीसी को लाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रैक्टिसेस हैं, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है, और ये बोल रहे हैं कि अभी हमारे को ज़रूरत है कि एक ऐसा लॉ लाया जाए, यूनिफॉर्म लॉ, जो कि एलजीबीटी को भी एड्रेस करे, वुमेन्स को भी एड्रेस करे, ट्राइबल्स को भी एड्रेस करे। सो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का ही बाइपोलर इशू नहीं है, इसमें बहुत से जो है स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। तो ज़रूरी होगा कि इसे जो है पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए, और इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रमोट करने के लिए यूसीसी लेके आया जाए। ये जो इंटरनेट है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत से टाइम से रिस्टोर नहीं हो पाया, बिकॉज वहाँ पे इंटर स्टेट एथनिक वायलेंस चले हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि इंटरनेट को रिस्टोर करने के लिए मे बी जो है सिचुएशन जो है वायलेंट सिचुएशन एस्केलेट कर जाए, तो वहाँ पे दे आर नॉट रिज्यूमिंग द इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है? तो बेसिकली जो वहाँ पे वायलेंस है, दैट हैज़ टू डू विद ज्योग्राफी एंड एथनिक बेसिस, ठीक है? मणिपुर का जो मेन जगह है वो है इम्फाल वैली, ठीक है? इम्फाल वैली जो है ये पहाड़ों के बीच में पड़ती है, और इसी में रहती है आपकी मीटी कम्युनिटी। जो मीटी कम्युनिटी है वो मेजोरिटी है, ठीक है? 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेटी कम्युनिटी, ठीक है? और ये नॉन ट्राइब्स हैं। जो ये पहाड़ हैं, यहाँ पहाड़ों पे बसती है रेस्ट ऑफ दी ट्राइब्स, 40% ट्राइब्स, कुकी होगी, जो हो गई, ठीक है? और साथ ही में लगता है म्यांमार, ठीक है? तो अभी देखो ये मेजोरिटी है, तो इनकी ही सरकार देखो अभी स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है? तो इन्होंने अभी रिसेंटली क्या है एविक्शन ड्राइव चलाई थी, देखिए जो रिजर्व फॉरेस्ट, रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है, वहां से जो सेटलमेंट थी, वो ड्राइव चलाई थी इन्होंने कि जो फॉरेस्ट में जो अवैध घर बने हैं उनको रिमूव कर पाएँ। तो अवैध घर इसलिए रिमूव किए इन्होंने क्योंकि जो म्यांमार में कूप हुआ था, वहाँ से जो चिन कम्युनिटी थी, चिन ट्राइब थी, वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुकी थी। और जो चिन ट्राइब है, उनका जो रिलेशन है वो कुकीज़ के साथ है, ठीक है? ये इन काफ़ी लिंक करते हैं, ठीक है, एथनिसिटी को देखा जाए, ठीक है? तो अब जो गवर्नमेंट है वो कॉन्शियस होगी कि अगर ये इतने ज़्यादा इन्फ्लक्स में यहाँ सेटल कर जाएंगे, तो हमारे जो राइट्स हैं, लैंड राइट्स जो डिट्रॉइट हो जाएंगे, ठीक है? तो इस चक्कर में इन्होंने एविक्शन ड्राइव स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो इसको जो है, इस एविक्शन ड्राइव को इन्होंने एंटी ट्राइबल मूवमेंट समझ लिया, ठीक है? तो कुकीज़, चिन, जो ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। तो अब ये जो वॉर चली है वो बेसिकली कुकीज़ और मितीज़ के बीच में चली है, जो दो ग्रुप हैं। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, तो इसीलिए मणिपुर में वायलेंस चली है, और ये इशू जो है एस्केलेट होता जा रहा है। तो मणिपुर की कैपिटल आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि मणिपुर की कैपिटल क्या है, ठीक है? ड्रोन पॉलिसी पे अगली न्यूज़ है कि अभी जो है नए रूल्स आएंगे ड्रोन पॉलिसीज के, ठीक है? और आरबीआई की न्यूज़ है कि जो एफआईआरसी है, ईबीआरसी है, उसके ऊपर न्यूज़ है। देखिए न्यूज़ तो काफ़ी इसमें एसओपीज की बात की है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़रूरी है वो जाना ज़रूरी है, ठीक है? एफआईआरसी होता है फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट। मान लीजिए कोई इम्पोर्टर है, ठीक है, वो कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसे उस चीज़ की इन्वॉइस चाहिए होती है। उस इन्वॉइस को जो वो जो इनवॉइस होती है वही उसका प्रूफ होता है, ठीक है, पेमेंट का, ठीक है, कि उसने पेमेंट की है, ठीक है? और ये इशू होती है बैंक या ऑथराइज डीलर के थ्रू, ठीक है? 2016 तक ये एफआईआरसी इशू होती थी सभी चीज़ों के लिए, लेकिन जो है फिजिकली जो है अब ये 2016 से सिर्फ एफडीआई और एफआईआई के लिए इशू होती है, बाकी जो है ईबीआरसी इशू होती है, ठीक है? बैंक एफआरसी, ईएफआरसी इशू होती है आपकी, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे बीआरसी लिख दिया मैंने, लेकिन जो है फॉरेन रिमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली होता है सभी के लिए, एफडीआई और एफआईआई को छोड़ के, ठीक है? चलिए यही था आज का एनालिसिस, ज़्यादा लंबी वीडियो हमने नहीं बनाई, ठीक है? तो थोड़ा टाइमिंग भी हमारा एनालिसिस का लेट है, हम चाहते हैं कि इसे हम 9 से 10 के
बीच में जो है पब्लिश करें, ठीक है, इन वीडियोस को, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए और आप जल्दी से सवेरे कवर कर पाएँ, ठीक है। मैं देखिए बेशक हिंदू पढ़िए, अगर आप जिस दिन हिंदू नहीं कवर कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि आप शाम को कोई वीडियोस यूट्यूब पे देख लें, ठीक है, एनालिसिस की, तो ये कवर अप करने के लिए सही रहता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में आया था, और सबसे पहले यूपीआई जो जिस कंट्री ने लॉन्च किया था वो थी नेपाल, ठीक है। और ये यूपीआई बहुत सी कंट्री में है, अब फ्रांस में है, यूएई में है, ठीक है, बहरीन में है, सिंगापुर में है, ठीक है। और जो हमारा एक रुपे कार्ड होता है, डोमेस्टिक कार्ड, वो भी हमारा नेशन फॉरेन नेशन में चलता है। सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वो सिंगापुर में लॉन्च हुआ था, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये ब्लैक सी है, ये क्रीमिया, ये यूक्रेन और ये रशिया और ये है